Hello everyone. In this video, we are going to discuss a very interesting problem from AC circuits. तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल का है और जेई मेंस में आना थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसका, लेकिन जेई एडवांस में तो आ ही सकता है। और एसी सर्किट्स में जनरली जेई एडवांस में काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं, बट समटाइम्स यू कैन एक्सपेक्ट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू कम लाइक दिस वन। तो देखते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस करने में प्रैक्टिस करने से आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर तो होंगे ही। तो गिवन है दैट देयर इज एन सीरीज एलसीआर सर्किट एंड इट इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। नाउ ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल it absorbs energy from the source during time t1 and returns power to the source during time t2, right? तो इसका क्या मतलब है? तो कि absorbs energy from the source and returns power to the source। तो पहले डायग्राम बना के देखते हैं। Right, so here we have an LCR circuit and let's say the source is something like this, right? तो और इसमें ये भी अज्यूम करना है क्वेश्चन में कि ओमेगा वगैरह गिवन है हमें, राइट? तो ओमेगा इज गिवन कि व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स, इट इज गिवन, राइट? तो द वोल्टेज सोर्स इज गिवन बाय दिस वी नॉट साइन ओमेगा टी, राइट? तो व्हाट इज द पावर बीइंग डिलीवर्ड टू द एंटायर सर्किट? तो एंटायर सर्किट क्या है? एंटायर सर्किट ये तीनों चीज़ें हैं, राइट? तो what is the power delivered to the circuit वो कैसे निकालेंगे कि अगर इंस्टेंटेनियस करंट IT है, इंस्टेंटेनियस करंट IT है, then the instantaneous power delivered to the circuit is VI, right? is VI। अब इसमें साइन इंपॉर्टेंट है कि हम V के किस साइन को पॉजिटिव मान रहे हैं और I के किस साइन को पॉजिटिव मान रहे हैं। तो V के इस साइन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, राइट? एंड देन वी कैन अंडरस्टैंड कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट निकल रहा है तो पावर डिलीवर्ड पॉजिटिव होगा, और अगर पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर जा रहा है करंट देन पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स विल बी नेगेटिव, राइट? तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि द सर्किट एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सोर्स ड्यूरिंग सम टाइम इंटरवल, तो उस समय वी आई का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होगा, राइट? वी आई का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होगा, राइट? तो करंट, इंस्टेंटेनियस करंट कैसे लिखते हैं हम? वो हमें पता है कि हमने बेसिक थ्योरी पढ़ी है एसी सर्किट्स की। तो इंस्टेंटेनियस करंट इज गिवन बाय वी नॉट बाय जेड साइन ओमेगा टी प्लस फाई, राइट? और z तो हमें पता ही है क्या होता है कि राइट, z तो पता ही है। और फाई क्या है कि कॉस फाई, या फिर टैन फाई के टर्म्स में लिखता हूँ मैं, क्योंकि फाई पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, राइट? सो वी हैव टैन फाई। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि अगर इंडक्टर का रिएक्टेंस ज़्यादा है, मतलब ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1 बाय ओमेगा सी, then the circuit is inductive in nature, and in that case the current lags, right? In that case phi is negative, and if the circuit is capacitive, in other words 1 by omega c is greater than omega l, in that case the circuit is in that case the current leads. तो phi positive होगा when 1 by omega c is greater than omega l, so therefore tan phi is given by this।
तो इन अदर वर्ड्स मतलब फाइव वगैरह तो हमें पता है क्योंकि हमें ओमेगा पता है, हमें आर एल सी तीनों की वैल्यू पता है। तो हमें इन जनरल निकालना है कि व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ T1/T2, कि सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, मतलब आर एल सी की कुछ भी वैल्यूज़ हम ले सकते हैं, ओमेगा की कुछ भी वैल्यूज़ हम ले सकते हैं। तो इन ऑल पॉसिबल सिनेरियोज व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ T1/T2। तो करंट का फंक्शन पता है, पोटेंशियल का फंक्शन पता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो इंस्टेंटेनियस पावर आ गई हमारे पास, V0² अपॉन Z साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अब ये एक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अब ये स्टडी करना है बस कि एक साइकिल में ये कितनी देर पॉजिटिव रहेगा और एक साइकिल में कितनी देर नेगेटिव रहेगा, राइट। तो क्योंकि दो साइन फंक्शंस के प्रोडक्ट के साथ हम डील करना है उतने अच्छे से नहीं जानते हैं, तो आई जस्ट ट्रांसफॉर्म इट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन ऑफ साइन ए साइन बी। साइन ए साइन बी इज 1/2, तो 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। कॉस ए माइनस बी, तो इसको ए ले लेते हैं और इसको बी ले लेते हैं, तो a माइनस बी बिकम्स कॉस फाइव माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी, सो इट बिकम्स दिस। सो ये पावर का फंक्शन है, राइट। तो इसको स्टडी करना इजी है क्योंकि ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है, तो दिस इज कांस्टेंट, आई नो। मतलब हम एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ओमेगा और फाइव के लिए सोच रहे हैं अभी, तो उस केस में फाइव विल बी अ कांस्टेंट, V0 इज अ कांस्टेंट, Z इज अ कांस्टेंट, राइट। तो हमें ये स्टडी करना है कि ये फंक्शन कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है, राइट। तो एक तरीका है कि हम इसको ग्राफ से स्टडी करेंगे। तो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। तो पहले मैं सिर्फ इतने पार्ट का ग्राफ बनाता हूँ, राइट। सो आई विल ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस पार्ट, cos 2 ओमेगा टी प्लस फाइव, cos 2 ओमेगा टी प्लस फाइव। तो t इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे। सो आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ पावर वर्सेस टाइम, या मतलब सिर्फ अंदर वाले पार्ट का सोच सकते हो, बाहर का तो पार्ट कांस्टेंट है, वो तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो cos ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस फाइव, t इक्वल टू 0 पे इट स्टार्ट्स एट cos 5, राइट। लेट्स से तो cos 5 विल बी पॉजिटिव, क्योंकि मतलब फाइव चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, cos तो नेगेटिव एंगल्स का भी पॉजिटिव ही होता है, राइट। तो जो मतलब बेसिकली cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, राइट। तो दोनों बराबर होते हैं। तो initial value is something here and then it's just a cos function, right। या ऐसे सोच सकते हैं कि नॉर्मल जो cos फंक्शन होता है, नॉर्मल जो cos फंक्शन होता है उसमें हम कुछ, अगर यहाँ पे फाइव की वैल्यू है तो उस फाइव की वैल्यू से हम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो ग्राफ को हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, राइट। इन अदर वर्ड्स हमने वाई एक्सिस को शिफ्ट करके यहाँ पे ला दिया, क्योंकि अगर मैं t इक्वल टू 0 डालूंगा तो ऑलरेडी इसमें से आंसर cos 5 आएगा, और जैसे से t को बढ़ाऊंगा तो फिर उसके आगे ही जाएगा। तो मतलब ग्राफ इज बिगिनिंग एट 5। तो द ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। राइट, सो दिस इज द ग्राफ फॉर cos 2 ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। अब इसका नेगेटिव क्या होगा? तो नेगेटिव क्योंकि इसके आगे माइनस साइन था यहाँ पे, दिस माइनस साइन इज देयर, तो आई विल अप्लाई अनदर ट्रांसफॉर्मेशन वेयर आई एम सेइंग कि अब ये ग्राफ नीचे से स्टार्ट हो रहा है, मतलब उसका मिरर इमेज, बस ऊपर वाले ग्राफ का मिरर इमेज इन द एक्स एक्सिस।
So this becomes minus cos 2 omega t plus phi. ठीक है, तीसरा ग्राफ, अब इसमें मैं cos phi ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है इस ग्राफ की, ये माइनस cos phi है, और अगर इस पूरे ग्राफ में cos phi ऐड कर दूंगा तो पूरा ग्राफ ऊपर मूव कर जाएगा और t = 0 पे वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू माइनस cos phi है, बट मैं इसमें cos phi ऐड कर रहा हूँ, तो आई गेट दिस ग्राफ. तो अब ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है कि ये बेसिकली एक नॉर्मल कॉस फंक्शन ही है, बस ऐसे सोच सकते हैं कि इसका जो मीडियन लाइन है, जो कि यूजुअली नॉर्मली हॉरिजॉन्टल एक्सिस ही होता है, अगर मैं कॉस फंक्शन को देखूं तो कॉस फंक्शन का वो कौन सी लाइन है जिस लाइन के अबाउट ये ग्राफ सिमेट्रिकल है. तो दिस लाइन इज द लाइन अबाउट विच द ग्राफ इज सिमेट्रिकल. तो वो लाइन ऊपर शिफ्ट हो गई है, राइट. तो इस तरफ भी बना लेते हैं थोड़ा, तो ऐसा ग्राफ होगा, राइट. सो दिस इज द ग्राफ फॉर द फंक्शन cos phi minus cos 2 omega t plus phi. दिस इज द फंक्शन जिसका ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया. तो अब ये पूछा है कि एक साइकिल में कितनी देर के लिए पावर पॉजिटिव रहती है और कितनी देर पावर नेगेटिव रहती है. तो ये ग्राफ से देख सकते हैं कि दिस पॉइंट, तो 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं. तो इसको जीरो, ये तो जीरो है, t = 0 है, ये t = मान लेते हैं t1 है, कि एक साइकिल मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट हो रही है. और इस फंक्शन का जो पावर फंक्शन है उसका पीरियड क्या होगा, तो उसका पीरियड होगा क्योंकि ये 2 ओमेगा टी है, 2 ओमेगा टी है, तो द पीरियड विल बी 2π/2 ओमेगा. तो पीरियड कैसे निकालते हैं कि द वैल्यू एट सम t प्लस कैपिटल T शुड बी द सेम एज फंक्शन की वैल्यू एट दिस शुड बी द सेम एज फंक्शन की वैल्यू एट t. तो फिर हम इस नंबर को पीरियड बोल देते हैं. इफ कैपिटल T इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर. अब मतलब कॉस फंक्शन में तो आप 2π ऐड कर दो, 4π ऐड कर दो, कुछ 2π का कोई भी मल्टीपल ऐड कर दो तो पीरियोडिक हो जाता है, मतलब सेम वैल्यू आ जाती है. बट कैपिटल T इज द स्मॉलेस्ट सच वैल्यू. तो मतलब t में मैं क्या ऐड करूं, तो t में मेरे को, अब मैं ये ऐड करूंगा, π/ω ऐड करूंगा. इफ आई ऐड दिस नंबर टू t, then I get the same value for cosine here. तो that means this is the period of this function. तो ये जो पॉइंट है ये π/ω होगा. इसके बाद ग्राफ रिपीट हो रहा है. अब क्वेश्चन में दे रखा है ड्यूरिंग 1 कंप्लीट साइकिल. तो 1 कंप्लीट साइकिल जो LCR सर्किट के लिए होती है उसका तो लेंथ 2π/ω होता है. मतलब अगर वोल्टेज या करंट का ग्राफ बनाएंगे तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं कि वोल्टेज एंड करंट ऑसिलेट एट फ्रीक्वेंसी 2π/ω, but power oscillates at half the frequency. सॉरी, फ्रीक्वेंसी नहीं, मतलब ये फ्रीक्वेंसी मैंने गलत लिख दिया. सो इट शुड बी ओमेगा एंड पावर ऑसिलेट्स एट ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी. इट ऑसिलेट्स एट फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा, राइट. तो ये t का जो बेसिकली कोफिशिएंट है दैट इज द फ्रीक्वेंसी हियर. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है और जो करंट और वोल्टेज के फंक्शंस थे यहाँ पे
ये दोनों फंक्शंस, ये करंट का फंक्शन, ये वोल्टेज का फंक्शन, इनकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो पावर जो ऑसिलेट कर रही है, पावर भी ऑसिलेटिंग फंक्शन है, cos phi माइनस cos ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस फाइव, ये पावर का फंक्शन है मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट आउटसाइड ब्रैकेट के बाहर, जो कि सिर्फ उसके एम्पलीट्यूड को चेंज करेगा, जो कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू को अफेक्ट करेगा यहाँ पे, राइट। बट उसकी फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है ऑसिलेट करने की। तो इसका मतलब ये है कि पावर की एक साइकिल आधे टाइम में ही कंप्लीट हो जाएगी, मतलब t इक्वल टू 0 यहाँ से स्टार्ट करके पाई बाय ओमेगा तक अभी करंट और वोल्टेज की आधी साइकिल ही कंप्लीट हुई है, बट पावर की एक कंप्लीट साइकिल पूरी होगी, इसके बाद ग्राफ रिपीट होगा। तो हम पावर की एक साइकिल में ही एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो आधी साइकिल बचेगी पावर की, उसमें भी सेम ही बातें ट्रू होंगी, T1 और T2 उसमें भी दोबारा सेम ही रिपीट होंगे, तो दोनों ऐड हो जाएंगे टाइम्स, कि पावर की एक साइकिल में दिस इज़ द टाइम ड्यूरिंग विच पावर इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ द टाइम ड्यूरिंग विच पावर इज़ नेगेटिव। फिर अगली साइकिल में भी ऐसा होगा कि दिस इज़ द टाइम ड्यूरिंग विच पावर इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन पावर इज़ नेगेटिव। तो ये टाइम भी T1 होगा और ये टाइम भी T2 होगा। तो इट डजेंट मैटर, मतलब वो हम एक ही साइकिल में अगर एनालाइज कर लें तो उससे आंसर सेम ही आएगा। तो नाउ वी जस्ट हैव टू फाइंड दिस टाइम T1 व्हेन दिस फंक्शन गोज टू 0, व्हेन दिस फंक्शन गोज टू 0। राइट, तो वो हम ओरिजिनल फंक्शन से भी देख सकते हैं कि इसमें सोचना ज़्यादा इजी है कि ये ओरिजिनल फंक्शन था हमारा, तो ये 0 कब होगा। तो इससे आंसर का क्या आ रहा है, एक तो t इक्वल टू 0 आ रहा है और दूसरा आंसर आ रहा है व्हेन ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू 2 पाई। तो t इज इक्वल टू सो ये दोनों टाइम इंस्टेंट्स है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम इंस्टेंट एंड दिस इज द सेकेंड टाइम इंस्टेंट व्हेन द फंक्शन गोज टू 0। सो अब मेरे पास आंसर आने वाला है क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन का। तो T1 इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 5 बाय ओमेगा एंड T2 इज दिस टाइम, T2 ये वाला टाइम है, ये वाला टाइम इंटरवल है, तो इट इज पाई बाय ओमेगा माइनस T1। सो इट इज 5 माइनस पाई बाय ओमेगा। तो ये कैलकुलेट करके देख लो कि पाई बाय ओमेगा में से ये माइनस करेंगे तो 5 माइनस पाई बाय ओमेगा। तो अब हमें निकालना है कि T1 बाई T2 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो T1 बाई T2 निकाल लेते हैं। तो T1 बाई T2 विल बी 2 पाई माइनस 5 ओवर 5 माइनस पाई। तो इसकी ये कितना मैक्सिमम जा सकता है, तो इसको एनालाइज करते हैं फंक्शन को। अब फाई की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती है, तो फाई की वैल्यूज़ पे डिपेंड करेगा कि इसकी वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो फाई जो हमारा होता है वो पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 के बीच में रहता है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ये राइट। तो अभी सिर्फ फाई को पॉजिटिव मान लेते हैं, फाई को पॉजिटिव मान लेते हैं और उसके लिए एनालाइज करते हैं एक बार कि अब ऐसे सोचो, अगर मैं पाई बाय 2 से स्टार्ट करता हूँ तो फाई की मैं जितनी बड़ी वैल्यू लूँगा उतना न्यूमरेटर छोटा होगा और उतना डिनोमिनेटर बड़ा होगा, नेगेटिव। सो आई जस्ट डिस्कवर्ड अ स्मॉल एरर दैट आई मेड, उसकी वजह से आंसर थोड़ा डिफरेंट आ रहा था। तो यहाँ पे व्हेन आई फाउंड द सेकेंड टाइम इंस्टेंट व्हेन साइन इज 0, व्हेन दिस पार्ट इज 0, सेकेंड पार्ट,
तो ये पाई पाई होना चाहिए था, तो यहाँ पे इट शुड बी पाई, क्योंकि द फर्स्ट टाइम इंस्टेंट व्हेन साइन फंक्शन इज जीरो when the entire argument is 0, and the second instant is when the entire argument is pi. तो ये आएगा right. So t1 is pi minus phi over omega, और फिर ये करेंगे माइनस करेंगे तो सिंपली phi by omega आ जाएगा. Right? So this is t2. So t1 by t2 becomes right. ठीक है. तो हम सिर्फ बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2 के लिए एनालिसिस करेंगे, क्योंकि नेगेटिव के लिए भी सेम चीज़ें होंगी बट द ग्राफ विल बी अ लिटिल डिफरेंट, राइट. तो ग्राफ कैसे डिफरेंट होगा, अगर तो एक बार मैं फिर से ग्राफ बना लेता हूँ. राइट. तो ऐसे सोचेंगे कि फाई अगर पाई बाय 2 है, तो t1 बाई t2 की मिनिमम वैल्यू आएगी. तो t1 बाई t2 की मिनिमम वैल्यू आएगी. तो उस केस में क्या होगा कि इफ सपोज फाई इज पाई बाय 2, then t1 will come out to be pi by 2 omega and t2 will also be pi by 2 omega. तो ये एक एक्सट्रीम केस है when phi has the maximum possible value, राइट. और उस केस में क्या फंक्शन बनेगा हमारा कि साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, सॉरी प्लस कॉस ओमेगा टी. तो आई जस्ट गेट 1/2 इंटू साइन ऑफ 2 ओमेगा टी. तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के इसको चेंज कर दिया, राइट. तो इस केस में सिंपल साइन फंक्शन बन जाएगा, विद फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा. So this is when phi is pi by 2, right. तो इस केस में क्या है कि this is t1, this is t2. तो इस केस में t1 by t2 is equal to 1. Now if I start decreasing the value of t2 of phi, तो ध्यान से सोचेंगे कि अगर मैं phi को डिक्रीज करता हूं then t1 will increase and t2 will decrease. At some point t2 can also become 0. It's very interesting. At some point t2 will become 0. तो वो वाला केस बना लेते हैं कि when phi is equal to 0. तो phi equal to 0 है तो फंक्शन becomes sin square omega t. तो sin square omega t का ग्राफ ऐसा होता है. तो आई एम ड्राइंग ऑल द ग्राफ्स बिकॉज इट इज़ वेरी गुड टू विजुअलाइज यूजिंग अ ग्राफ. आपको याद भी ज़्यादा रहेगा, आपको ज़्यादा इजी भी लगेगा, आपको इंट्यूटिव भी लगेगा. तो एवरीथिंग शुड बी कनेक्टेड टू द ग्राफ. So this is the case when t2 is equal to 0. What about the other extreme when phi is equal to minus pi by 2? तो उस केस में sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 2 होगा.
तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 विल बिकम माइनस कॉस ओमेगा टी, तो दिस बिकम्स माइनस हाफ साइन 2 ओमेगा टी. So this is the same case as the first one. This is the same case as the first one. तो इस केस में भी एक्चुअली चीज़ें सेम ही होंगी एज द फर्स्ट वन. मतलब T1 बाई T2 की जो वैल्यू है वो तो 1 ही होगी. तो बेसिकली मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जो मैंने ये T1 और T2 की वैल्यूज़ निकाली हैं, these are only like intuitive for this kind of graph, and this kind of graph will be there when phi is positive, when phi is positive, right? Phi negative के लिए graph will be shifted a little bit, but essentially it will be the same, right? मतलब वो आगे पीछे फेज शिफ्ट होगा बस उसमें, बट एसेंशियली इट विल बी द सेम, राइट? मतलब कहने का मतलब ये है कि फॉर फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2, T1 बाई T2 इज 1 एंड फाई इक्वल टू 0, T1 बाई T2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी. और फिर फाई इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 के लिए भी T1 by T2 is again 1, right? तो अगर इसको विजुलाइज करें कि फाई की वैल्यू के लिए T1 by T2 की क्या वैल्यू होती है, तो माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 से ग्राफ शुरू होगा. जस्ट अ सेकेंड. तो इसको हटा देता हूँ मैं, राइट? सो द ग्राफ विल लुक लाइक दिस. तो सॉरी, एसिम्पटोट नहीं होगा. तो ऐसा हुआ कि माइनस पाई बाई 2 पे 1 से स्टार्ट हो रहा है और फिर इन्फाइनाइट जा रहा है. तो यहाँ एक तरफ एसिम्पटोट होगा, बस वर्टिकल एसिम्पटोट होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा. सो दिस इज माइनस पाई बाई 2 एंड दिस इज प्लस पाई बाई 2 एंड दिस वैल्यू इज 1. तो मतलब सिंपल केस, ये तो मैथमेटिकल एनालिसिस हो गई, बट हो क्या रहा है, हो ऐसा रहा है. तो दिस इज द समरी. तो बस बोल के बताऊंगा कि एक LCR सर्किट, एक जनरल LCR सर्किट है जिसमें L, C और R तीनों हैं और एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया. तो ड्यूरिंग वन पार्ट ऑफ द साइकिल, उस इस सर्किट में वोल्टेज इज साइनोसॉइडल, इज पीरियोडिक. तो चीज़ें हर एक साइकिल के बाद रिपीट होंगी. आफ्टर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, राइट? तो ड्यूरिंग एनी वन साइकिल ऐसा एक टाइम पीरियड होगा जब सर्किट पावर एब्जॉर्ब कर रहा होगा. इन अदर वर्ड्स द सोर्स इज सप्लाइंग पावर टू द सर्किट. और एक ऐसा फेज होगा ड्यूरिंग द सेम साइकिल when the source is absorbing power, is taking back power from the circuit. तो इन दोनों टाइम्स को हमें कंपेयर करना है. दोनों जो टाइम्स होंगे दैट वो कितने कितने होंगे, दैट विल डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ फाई. राइट? तो हम फाइनली अगर लिखना चाहें कि T1 बाई T2 की वैल्यू क्या होगी, तो T1 बाई T2 की वैल्यू विल बी so this will be the value कि
ऐसे में 5 है, मॉड क्यों लगा पा रहा हूँ, क्योंकि द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस। तो जो चीज़ +5 पे हो रही है वही चीज़ -5 पे भी हो रही है, मतलब 5 की किसी पॉजिटिव वैल्यू पे जो बात ट्रू है वो ही नेगेटिव वैल्यू पे भी बात ट्रू है। सो दिस इज द ratio of the times during which the power is positive and the power is negative, and it depends on the value of phi, and phi in turn obviously depends on the values of omega, L and C and R. और इसमें एक important case है, when the circuit is in resonance, तो उस सिनेरियो में ऐसा हो ही नहीं रहा है कि, तो रेजोनेंस वाला केस कौन सा है, तो phi is equal to 0 is resonance। उस केस में क्या हो रहा है, दैट पावर is always being absorbed। कि T2 जो है वो 0 है, मतलब देर इज नो टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच पावर इज बीइंग रिटर्न्ड बाय द सर्किट, इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय सर्किट। और उल्टा नहीं है, उल्टा कभी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि पावर हमेशा सर्किट रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि पावर सर्किट के पास नहीं है। वोल्टेज सोर्स इज अ सोर्स ऑफ पावर, इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको पावर नहीं बोलना चाहिए, उसको एनर्जी बोलना चाहिए प्रॉपर लैंग्वेज में, क्योंकि पावर तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, राइट। तो एनर्जी इज ऑलवेज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द सर्किट, and this is happening at resonance। तो इसको भी डिस्कस कर सकते हैं थोड़ा सा कि व्हाट इज रेजोनेंस। मतलब रेजोनेंस एक पर्टिकुलर वैल्यू है एल और सी की, तो रेजोनेंस हैपन्स व्हेन दिस रिलेशन इज ट्रू, राइट। phi इज 0, तो दोनों चीज़ें ट्रू होती हैं रेजोनेंस पे। तो रेजोनेंस पे ऐसा होता है कि इन जनरल एलसीआर सर्किट में क्या होता है कि द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर आर फॉर पार्ट ऑफ द साइकिल दे आर एब्जॉर्बिंग एनर्जी, एंड मतलब हाफ ऑफ द साइकिल के लिए कैपेसिटर एनर्जी ले रहा होता है, हाफ ऑफ द साइकिल के लिए एनर्जी, क्योंकि जैसे ही करंट अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है, दूसरी डायरेक्शन में जाता है करंट तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगता है। ऐसे ही इंडक्टर, अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो इंडक्टर की एनर्जी बढ़ रही है, क्योंकि इंडक्टर की एनर्जी हाफ Li² होती है। अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो इंडक्टर की एनर्जी कम हो रही है। सो ये चलता रहता है, राइट। बट जो रेजिस्टेंस है दैट इज ऑलवेज एब्जॉर्बिंग एनर्जी एट द रेट I²R, क्योंकि I² है वहाँ पे, तो करंट की डायरेक्शन मैटर नहीं करती। तो रेजिस्टेंस का जो पावर है वो सिर्फ एक इंस्टेंट पे 0 होता है, व्हेन करंट इज 0, वो इंस्टेंटेनियसली 0 होता है, बट किसी इंटरवल में 0 नहीं होता है I²R, राइट। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि capacitor and inductor are, for half of the cycle they are absorbing energy, for half of the cycle they are rejecting energy, but resistance is always absorbing energy। तो रेजोनेंस पे क्या होता है, रेजोनेंस पे क्या होता है कि द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर एंड द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर आर द सेम। ये भी ट्रू होता है, और ये भी ट्रू होता है कि उन दोनों की जो कंबाइंड एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है, उन दोनों की जो कंबाइंड एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो इसको देख सकते हैं कि इंडक्टर की एनर्जी ये होती है और कैपेसिटर की एनर्जी ये होती है, राइट। तो ये कांस्टेंट रहती है व्हेन द सर्किट इज इन रेजोनेंस।
सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. तो उस केस में क्या होता है कि पावर इज ऑलवेज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द सर्किट, राइट. तो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, बट वी हैव अंडरस्टूड वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हियर, that what is the minimum value of T1 by T2 if during a cycle T1 is the time during which circuit is absorbing energy and T2 is the time during which circuit is giving back energy to the source. Right, so I hope you've understood it well and I hope you enjoyed the video. थोड़ा raw video है, मतलब कुछ चीज़ें मैंने छोड़ भी दी है for you to analyze, for you to understand. मतलब ये एक बहुत ही अलग टाइप का वीडियो है, because the aim is not always to teach, the aim is not always to completely package the material for you to absorb as it is. The aim is to have a discussion. The aim is to inspire you to explore things and to जैसे कि मतलब मैं आपको ऐसे दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं चीज़ों को कर रहा हूँ, फ्रीली एक्सप्लोर कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ऐसे आप भी थोड़ा करें, and you will find something which is worth understanding. So thanks for watching.